कभी कभी ज़ुबां पे लफ्ज़ नहीं होते कहने के लिए, क्योंकि ऐसी खामोश सुबह बहुत कुछ कह जाती है ना चाहते हुए। कितनी बस सुबह है ना यार। अभी मैं सो के उठा था, टेंट के अंदर आराम से सोया, रात के 2 बजे तक एडिटिंग करी और फिर आराम से पैर फैला के सो गया। और अब सुबह सुबह उठा हूँ और उठने के साथ ही रिवर के अंदर ठंडा ठंडा पानी और उससे मेरा मुँह जो है ना, हाँ, क्या सुबह है यार, अल्टीमेट। चारों तरफ हरियाली हरियाली, आसमान में थोड़े से बादल भी हो रखे हैं। रात को बस थोड़ी सी झिलमिल झिलमिल बारिश हुई थी, उसके बाद वो बंद हो गई। हल्की हल्की मीठी मीठी सी हवा चल गई तो और मज़ा आ गया, मतलब फुल ठंडा हो गया मामला। इसी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी व्यू तो आप मेरे बैक साइड में देख ही रहोगे। नेपाल की पहली कैंपिंग इतनी मस्त हो जाएगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, वो भी दूसरे दिन ही। तो चलो शुरू करते हैं आज का दिन कुछ नई एक्टिविटी के साथ। देखते हैं यहाँ से पोखरा तक का सफ़र कैसा होगा, पोखरा कैसा होगा, क्या हम लोग वहाँ पे कैंपिंग कर पाएंगे, हमें कोई स्पॉट मिलेगा या फिर हमें होटल में स्टे करना पड़ेगा। कुछ नहीं पता यहाँ आने के बाद। जो भी होगा आगे चलेंगे, देखेंगे नेपाल का सफ़र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। हो भैया, मजा आ गया सुबह सुबह रिवर के अंदर मुंह हाथ धोने में। सीरियसली फ्रेश वाली फीलिंग हो गया। फिलहाल हमारे सूरज चाचू पहाड़ के पीछे से ऊपर निकल रहे हैं, लेकिन हल्के हल्के बादल हो रखे हैं तो उसकी वजह से अभी धूप आई नहीं है। लेकिन बादल भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी देर में ना धूप आ जाएगी। फिर आपको पता है धूप में क्या हाल होते हैं, बहुत बुरे हाल हो जाता है। गर्मी का टाइम है अभी तो और गर्मी बढ़ जाएगी। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ टेंट पैक कर लेता हूँ ताकि अपना मोटा मोटा काम खत्म हो जाए, बस उसके बाद सीधा निकलना रह जाएगा। बाय द वे टेंट के बारे में बता देता हूँ, जितने अपने पुराने लोग हैं सबको पता ही है और जितने अपने नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ। ये है नोमैड एडवेंचर ओवरलैंड का रूफ टॉप टेंट 2 पर्सन, इसको वेज टेंट बोलते हैं, जिसको प्रोवाइड करते हैं हमारे सुलक्ष भाई। काफी सारे लोग उन्हें जानते हैं और जो लोग नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाला हुआ है, आप उनको कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे लगभग 1 महीने के आसपास हो गया इसे यूज करते हुए। भैया आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो मैं इसके अंदर ना कमियां ढूंढ रहा था कि मुझे कोई कमी मिल जाए कि भैया इसके अंदर मैं, ताकि आप लोगों को बता सकूं, सुलक्ष भाई को बता सकूं। लेकिन अभी एज अ सोलो पर्सन जब तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वाइफ के साथ भी गया था, 2 पर्सन टेंट है तो मेरे को फुल्ली सेटिस्फेक्शन है। इसको खोलने में 30 सेकंड लगते हैं और बंद करने में मैक्स टू मैक्स 50 सेकंड लगते हैं। सबसे अच्छी बात मेरे को इस टेंट की यही लगी है कि खोलने और बंद करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बाकी अगर कुछ कमी होगी इसके अंदर ना तो मैं आपको ट्रिप के अंदर बताता जाऊंगा और फ्यूचर में भी होगी तो फ्यूचर में भी बता देंगे, जब तक हमारे पास ये टेंट है। बाकी फटाफट इसको पैक करते हैं और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट कुक करते हैं। वैसे ब्रेकफास्ट के पास मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं ब्रेकफास्ट कुक कर सकूं, मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। तो सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं और किसी ढाबे वगैरह पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ओके, तो अपन फ्रेश वगैरह हो गए और मैंने सारा सामान सेट कर दिया, सब कुछ पैक कर दिया। बाकी अब यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह के बज गए 8, तो व्लॉग आ रहा होगा, व्लॉग जाके देख लेना और इस व्लॉग को भी देख लेना कल सुबह 8 बजे। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अब आगे की तरफ, पोखरा की तरफ मूव कर रहे हैं। देखते हैं कि अब रास्ते में हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बताया कि आगे जाके एक भालू पहाड़ मिलेगा, तो वो जाके एक्सप्लोर करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो भी देखते हैं। चलो जी, मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा ऑफ रोड है क्योंकि आपको पता है रिवर साइड पे हम लोग, तो रिवर साइड का क्या हाल होता है। तो धीरे धीरे करके चलेंगे आगे आराम आराम से।
ताकि अपनी गाड़ी में भी कोई दिक्कत ना आए और हम लोग ऊपर भी चढ़ जाए। आगे बस एक छोटा सा टर्न आएगा, वहाँ पे थोड़ा सा रोड ज़्यादा ख़राब है, बाकी तो ठीक है यार। आगे बहुत नीचे की तरफ पेड़ है, इंस्टा 360 पक्का यहाँ टकराएगा ही टकराएगा हमारा। वैसे तो नहीं टकराएगा, इतनी जगह है। थोड़ा लेफ्ट करके निकाल लेता हूँ। बाकी ये रहा सस्पेंशन ब्रिज, ये उस गांव में जाने के लिए है। वैसे तो भैया बता रहे थे मुझे कि हम लोग अभी रिवर ऐसे ही क्रॉस कर लेते हैं पैदल, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब हमें ये सस्पेंशन ब्रिज यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इनके कुछ खेत ना उस तरफ भी है। बाकी नेपाल बहुत सुंदर है, मैं अभी तक जितना घूमा हूँ बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। मज़ा आया है अभी, मतलब शुरू के 2 दिन में अच्छा मज़ा आया। बाकी का एक्सपीरियंस देखते हैं कि कैसा लगता है। टर्न है जो थोड़ा सा टफ पड़ने वाला है, क्योंकि सिंगल रोड है, अगर कोई ट्रैक्टर वगैरह आ गया तो बैक लेनी पड़ जाएगी। अब वहाँ से पक्का रोड है, लेकिन बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई। यहाँ पे मेरे को पहले गियर में चढ़ानी पड़ेगी भैया। हो गाड़ी भैया बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है मेरी। अरे बाप रे, अब मेरे को तो ऊपर का नजर ही नहीं आ रहा कि कोई बड़ा पत्थर हुआ तो क्या होगा, टकरा जाऊंगा मैं सीधा। थोड़ी आगे लगा दो सर। एक ही आदमी है आप? जी सर। यूट्यूबर है क्या आप? जी सर, जी सर। चलिए, थैंक यू सर। तो अभी थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही होगी, मैं थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ। तो अभी आपके सामने देखा चेकिंग हुई, पहली बार मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक हुआ है, अदरवाइज भंसारी चेक हो रहा था। और यूट्यूबर के नाम से तो आपको पता ही है, यहाँ पे यूट्यूब का बहुत अच्छा खासा मतलब है। मेरे को लग रहा है कि नेपाल में ना यूट्यूब को मानते हैं। तो जो भी, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखना, कहीं भी कभी भी आपकी चेकिंग हो सकती है भैया। प्रॉपर चेकिंग चल रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम इंडियन से तो हमारी ही चल रही है, हमारी हो रही है, यहाँ के लोकल लोगों की भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो रही है। तो पता है, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, अपनी बहुत बुरी आदत है कि चलते रहो, रुकने का मन नहीं करता। सेम एज इट इज़ अभी भी हुआ। मैंने सोचा था कि मैं बीच में रुकूंगा और ड्रोन वगैरह फ्लाई करूँगा, लेकिन ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। अगर उसे USB से चार्ज करते तो टाइम लगता है, तो अभी मैंने यहाँ पे ड्रोन की बैटरीज लगा दी है ताकि ड्रोन फ्लाई कर पाए, अच्छे नज़ारे रिकॉर्ड कर पाए। पोखरा बचा था 52 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, तो 20 किलोमीटर बचा है यहाँ से पोखरा। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका था। ये है यहाँ की फेमस डिश सैलूटी नाम से, और अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा था प्लीज़ करेक्ट कर देना। बाकी टेस्ट जो है इसका बिल्कुल जैसे हम लोग अपने इंडिया में मालपुआ बनाते हैं, सेम एज इट इज़ वही इसका टेस्ट है। तो ये है यहाँ का 10 का नोट, ठीक है। ये है यहाँ पे 20 का नोट और 50 का नोट, 100 का नोट। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था वही जो मालपुआ टाइप का मुझे दिया था, मैं नाम भूल गया। और दूसरी चीज़ एक चाय ऑर्डर की थी, साथ में थोड़े से उबले हुए काले चने जो मसाले में मिक्स थे, तो वो मुझे पड़ा टोटल 120 रुपीज़ का। यहाँ पे ये 3 चीज़ मैंने ली थी, 120 रुपीज़ चार्ज किया। तो देख लो, जितने लोग बोलते हैं ना नेपाल सस्ता है, नेपाल सस्ता है, आके देखो नेपाल के बारे में, आपको रियलिटी पता लग जाएगी भैया। काफ़ी एक्सपेंसिव है नेपाल भी। माना यहाँ की करेंसी हमारी करेंसी से डाउन है, लेकिन जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदते हो, खाते पीते हो,
तो वो इंडिया से ज़्यादा महंगी है। केले ही देख लो आप, जो मैंने कल लिए थे, छोटे लो चाहे बड़े लो सेम ही रेट था, 140 रुपये दर्जन। डैट मीन्स कि वो अप्रोक्स 90 रुपीज़ दर्जन के हिसाब से पड़ गया इंडिया में। अपने इंडिया में अच्छा बढ़िया केला 80 रुपीज़ मिल जाता है, और कहीं कहीं तो 60-50 भी मिल जाता है। बाकी काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट आए कि भैया पोखरा जा रहे हो तो थोड़ा संभल के रहना, वहाँ पे जेब ज़्यादा कटती है। अच्छा हुआ ना ये चीज़ मेरे को पहले ही पता लग गई। तो आप लोगों के कॉमेंट से ना मेरे को ये थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, अपन थोड़े से स्मार्ट बन जाते हैं बाकी लोगों की तरह। बाकी अभी पोखरा की तरफ चल रहे हैं। पोखरा यहाँ से रह गया है 27 किलोमीटर। तो ये रहा सामने भालू पहाड़। अब ये भालू पहाड़ क्यों है समझ नहीं आ रहा है भैया, भालू जैसी शेप तो नहीं है इसकी। अगर कोई नेपाल से देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना कि ये भालू पहाड़ का मतलब क्या है, इसे भालू पहाड़ बोलते क्यों है। तो कैसा लगा भालू पहाड़? भालू पहाड़ की स्टोरी अभी मैं थोड़ा सा लोकल से पूछता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वहाँ उस जगह का नाम भालू पहाड़ क्यों पड़ा है। फिलहाल वहाँ से निकल के सीधा मैं पहुँच गया पोखरा, और पोखरा में मैंने ले लिया है एक होटल मतलब बेसिक रूम है, लेकिन तो मैं होटल ढूंढ रहा था एसी वाला, कि एसी मिल जाए, आराम से चिल करेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, जो अपनी एडिटिंग वगैरह वो भी करेंगे। लेकिन भैया पूरे पोखरा में मेरे को एसी वाला रूम नहीं मिला है। सिर्फ रिजॉर्ट के अंदर एसी लगे हुए हैं, और वो भी कुछ जगह फुल थे, कुछ जगह अपनी गाड़ी की पार्किंग नहीं थी, और मेन मार्केट के अंदर अवेलेबल थे। तो वहाँ पे भैया सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्किंग चाहिए थी, जहाँ मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है एक्सपेंसिव आइटम्स रखे हुए हैं, मैं रोड साइड कहीं भी खड़ी नहीं कर सकता था। तो ढूंढते मैं आ गया पोखरा के बैक साइड में, लेक साइड, और यहाँ पे आके मेरे को एक बेसिक रूम मिला है। वैसे मैंने और भी बेसिक रूम देखे थे, लेकिन कहीं पे टॉयलेट साफ़ नहीं था, कहीं रूम साफ़ नहीं था, कहीं वाईफाई नहीं था, कहीं पार्किंग नहीं थी, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरे को लास्ट में ये वाला रूम मिला, जहाँ पे बस मुझे एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मेरे को सारी फैसिलिटीज़ मिल गई है। तो ये हमारा बेसिक सा रूम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हमें बेड मिला है, यहाँ पे वर्क स्टेशन मिल गया है काम करने के लिए, दोनों तरफ हमारी विंडो है, और इसका जो वॉशरूम है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत बड़ा भी है, लेकिन रूम छोटा है। और सबसे अच्छी बात, हमें यहाँ पे वाईफाई भी मिलता है, तो वीडियो अपलोड करने का कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। अब बची कॉम्प्रोमाइज़ की, तो ये भाई साहब देख रहे हो, हमें इससे काम चलाना पड़ रहा है, और इसकी भी स्पीड ना बहुत स्लो चल रही है। मतलब मैंने और भी रूम्स देखे थे, रूम पसंद नहीं आया, यही रूम पसंद आया, तो इसका फ़ैन बिल्कुल स्लो चल रहा है। बाकियों का भी स्लो चल रहा है, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात, हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है हमारी आंखों के सामने, बिल्कुल सेफ प्लेस पर। तो यहाँ पे मंगाया है मैंने फूड। तो यहाँ पे ये इस तरीके से थाली दी गई है, दाल है, राइस है, सब्जी है, भाजी है, और साथ में फैंटा। ये फैंटा मेरे को पड़ी है 80 रुपये की नेपाली रुपीज़ में। डैट मीन्स कि 50-60 रुपये की फैंटा पड़ती है इंडियन रुपीज़ में। और ये वाली थाली मेरे को पड़ी है 350 रुपये की, जो इंडियन रुपीज़ में 250 रुपये के आसपास सबकी चार्ज की जाती है। तो देख लो फैंटा भैया 50-60 रुपये के, जो हमारे उधर 10-15 रुपये की मिलती है इंडिया के अंदर, देख रहे हो। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना नेपाल सस्ता है, नेपाल सस्ता है। भैया सस्ता नहीं है, यहाँ इंडिया से भी महंगी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे खाना सबसे ज़्यादा महंगा, हर एक चीज़ महंगी। फिलहाल ये वाला जो रूम था ये मेरे को पड़ा 1000 रुपीज़ में, नेपाली रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 650 रुपये के आसपास हो गया। अभी मैंने 2-3 जगह सर्च किया है, कहीं अगर एसी रूम मिल जाएगा तो इस रूम को छोड़ेंगे, एसी रूम पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसी से काम चलाते हैं और ये खाना खाते हैं। तो मैं होटल से निकल के बाहर आ गया हूँ भैया। वो होटल में ना, मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत मूड ख़राब हो गया। अभी जैसे ही शाम ढली है ना, तो वहाँ पे और गर्मी बढ़ गई। मतलब मैं बिल्कुल समझ सकते हो, हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, बयान करना भी मुश्किल है उस रूम के बारे में। तो मैं वहाँ से सीधा अपनी गाड़ी उठा के लेक साइड आ गया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। और वहाँ पे देख रहे हो ग्राउंड टाइप का है, ये एक्चुअली पैराग्लाइडिंग लैंडिंग स्पॉट है। तो मैं सोच रहा था यहाँ कैंपिंग कर लूँगा, लेकिन जिस हिसाब की गर्मी है ना, तो आप जो लेक का हाल देख रहे हो अभी, इसकी वजह से ना रात को इतने कीड़े मकोड़े आएंगे ना, और जो गर्मी हो रखी है, मतलब कैंपिंग का मज़ा नहीं रहेगा यार। कैंपिंग का मज़ा है यार पहाड़ों के बीच में, लेकिन ठंडे वेदर के अंदर, जहाँ पे आप एंजॉय कर सको। नज़ारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भैया अभी जो गर्मी हो रखी है ना,
बहुत ज़रा हालत ख़राब कर रही है। फाइनली हमें होटल रूम मिल गया है और ये मेन रोड है। मेन रोड के बाद हमें अपनी गाड़ी को कुछ ऐसे लगाना पड़ा है, थोड़ी सी बाहर है क्योंकि लंबी है। अगर छोटी गाड़ी होती तो ऊपर की तरफ रहती, ये थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन हमें एसी रूम फाइनली मिल ही गया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, चेक इन करते हैं ताकि थोड़ी सी राहत मिल सके। तो हमने कर लिया चेक इन और ये कुछ बाहर का नज़ारा है रूम से। मतलब रूम हमारा ये रहा और इसके अंदर हमारा डबल बेड है, कोई फ़ायदा नहीं है, सिंगल बंदा हूँ। फाइनली हमें एसी मिल ही गया है। और इस तरफ वॉशरूम है, ये हमारा वॉशरूम नीट एंड क्लीन। वो भी नीट एंड क्लीन था, ये भी नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं है कि उसके रूम में कमी थी, उसके वॉशरूम में कमी थी, बस एक एसी नहीं था। उस चक्कर में मुझे रूम चेंज करना पड़ गया। फिलहाल हुआ कैसे, मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था और सडनली, मतलब वो वाला होटल है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर दूरी पे है ओनली, और सेम रास्ते पे है। तो मैं आ रहा था, मेरी ना बिल्डिंग्स के ऊपर नज़र थी ओनली, पार्किंग के ऊपर नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मुझे इस वाली बिल्डिंग पे ऑन रोड ही है, मेरे को एसी लगा हुआ दिखा। मैंने वहीं ब्रेक मारे, पूछा भैया एसी रूम मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला यस अवेलेबल है, आप चेक इन कर लो। तो हमने चेक इन कर ली। फिर पार्किंग का देखा तो उन्होंने बोला होटल के आगे ही खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रात में फिर हम लोग उसको टिल्ट कर देंगे ताकि रात में कोई टक्कर ना मार दे। बात यह है कि अगर वो मेरे को बोल देता ना कि पीछे 5 किलोमीटर चले जाओ आपको एसी रूम मिल जाएंगे, तो मैं उसी टाइम आ जाता और मेरा जो टाइम बर्बाद हुआ है ना वो नहीं होता। मैं इस टाइम पे ना पोखरा घूम रहा होता, जैसा मेरा प्लान था कि मैं आऊँगा, रूम लूँगा और एक्सप्लोर करूँगा। वो बोलते हैं ना जो लिखा होता है वो लिखा हुआ है। लेकिन अभी पता है क्या, बाहर की तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। और ये देखो, अरे ISO बढ़ो मेरे भाई, ये देखो बारिश, बारिश ही बारिश, क्या बात है। और गाड़ी देख रहे हो कितनी बड़ी जा रही है। चलो पहले आपको मैं बारिश दिखाता हूँ, नेपाल का नाइट का व्यू दिखाता हूँ जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ। ये सामने पूरी लेक है, फुल लेक व्यू। हमने अपना रूम लिया है अभी। और नीचे ईसुजू वॉश हो रही है। नेपाल को जो लोग हल्के में लेते हैं ना भैया, मत लेना हल्के में। यहाँ पे एक से एक गाड़ियाँ घूम रही हैं। मतलब ईसुजू तो इतनी कॉमन घूम रही है, आपको कोने कोने पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको ईसुजू दिख जाएगी, लोगों के घरों में खड़ी हुई दिख जाएगी। और हाइलक्स जो हमारे दिल्ली के अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे कॉमन चल रही है, कॉमन। और उसके बाद अदर ब्रांड्स की जो हम लोग बाहर अंग्रेजों के पास गाड़ियाँ देखते हैं ना, वो भी यहाँ पे कॉमन गाड़ियाँ दिख रही है। और महंगाई तो आप देख ही रहे हो, फुल महंगाई है, कुछ भी सस्ता नहीं है। अगर नेपाल का प्लान बना रहे हो तो थोड़े मोटे पैसे लेके आना, अगर आप कार से आ रहे हो तो। अदरवाइज आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे आज हमने वो रूम लिया था, यहाँ पे मेन्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि भैया क्या रेट मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल चाय देखते हैं, कहाँ गए हम लोग। मिल्क वाली टी पीते हैं, 70, 80, 80, मतलब मिल्क टी 70 रुपये की है, नॉर्मल 80 रुपये की है, मसाला टी और जिंजर 80 रुपये की टी है। इंडिया के हिसाब से ये हो गया आपका 80 रुपये डिवाइडेड बाय 1.5, क्योंकि मेरे को यही करेंसी मिली है। तो आपकी चाय 53 रुपये की चाय होगी, मतलब 55 रुपीज़ की आपको एक चाय मिलेगी। भाई इतनी महंगी चाय तो हमारे अच्छे 3 स्टार होटल में भी नहीं होती है इंडिया के अंदर जितनी यहाँ मिल रही है। और अभी तो जो अभी मैंने ऑर्डर किया है, मेरे को एक सिंगल बंदे का, मतलब मैंने 5 रोटी ऑर्डर किया है, तो हमारे यहाँ पे 10 रुपये, 15 रुपये की, ज़रा 25 रुपये की हमें बटर रोटी मिलती है बढ़िया वाली, जिसमें 4 रोटी में हमारा पेट भर जाता है, तो हमारा 100 रुपये का बिल बनता है। लेकिन यहाँ पर मैंने 5 रोटी ऑर्डर किया है और मेरा 200 रुपये का बिल ओनली रोटी का, वो भी तवा रोटी। बाकी 1000 रुपये मैंने वहाँ दिए थे रूम के लिए, 3000 रुपये मैंने यहाँ दिए हैं रूम के लिए, तो 4000 तो मेरे वो लगे, 500 का डिनर, 4500 रुपये एक दिन में नेपाली रुपीज़। बाकी जो और खर्चे होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा।